स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्षास ट्यूटोरियल्स। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं 10th साइंस सीबीएसई सिंपल एंड इजी मेथड में। हम जो चैप्टर अब पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस का। आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ टॉपिक एक्सक्रीशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। स्टार्ट करने के पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखिए। लेकिन ये सेशन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी। मैं लास्ट 28 ईयर्स से इंडिया के बेस्ट केंद्रीय विद्यालय एंड आर्मी स्कूल्स में पढ़ा रही हूँ। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं सिर्फ स्कूल के ही स्टूडेंट्स नहीं, बल्कि जो मेरी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं उसके भी स्टूडेंट्स हैं। हर साल 90% से अबाव मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट्स लेके आ रहे हैं। 95, 97, 98% इजीली आ रहे हैं बच्चे। आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं और आप भी एग्जाम में इजीली बहुत ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना चाहते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं, ताकि आपको 11th 12th और आगे आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत इजीली आप उसको क्रैक कर सको, तो मेरे साथ जुड़िए और मेरे वीडियो सारे साइंस के देखिए। आप बहुत सिंपल एंड इजी मेथड में कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जब मैं आपको पढ़ा रही हूं तो मैं आपको एक दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगी। आपने न्यूट्रिशन पढ़ा था, रेस्पिरेशन पढ़ा है। हम सब जानते हैं कि रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, और जो न्यूट्रिशन है आपने देखा था, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, उसमें हम कार्बोहाइड्रेट, मैक्सिमम फूड हम कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट सिंपल ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन सेल के अंदर जाके कंबाइंड हो जाती है, जिसे हमने कहा था ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो ये जो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन एनर्जी रिलीज होने के साथ साथ हम सब जानते हैं कि बाय प्रोडक्ट रेस्पिरेटरी वेस्ट, जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्यूमुलेट होना सेल में हार्मफुल होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए कोई यूजफुल चीज नहीं है, हम तो फोटोसिंथेसिस करते नहीं है, तो उसे हमारी बॉडी से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। और हम सब जानते हैं ये काम करता है लंग्स। तो ये जो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है, ये हमारा रेस्पिरेटरी हार्मफुल सब्सटेंस है। इसके अलावा एक बात आगे जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसके पहले आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट बात पता होनी चाहिए। हमने डाइजेशन पढ़ा था, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था। आप सब जानते हैं कि जो डाइजेशन के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है, जो अनएब्सॉर्ब्ड अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है, वो कभी भी एक्सक्रीशन सिस्टम यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम या एक्सक्रीशन का पार्ट नहीं होगा। वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट नहीं होगा। अनडाइजेस्टेड फूड जो आपने पढ़ा था वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होगा। इसके अलावा हमारे बॉडी से कंटिन्यूसली स्किन से स्वेटिंग होता रहता है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर वाटर एंड सॉल्ट का बैलेंस रखना जरूरी होता है। तो ये जो स्वेटिंग प्रोसेस है, जो स्वेट ग्लैंड से स्वेटिंग होता है, ये भी हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट नहीं आएगा। स्वेटिंग तो हमारे बैलेंस वाटर बैलेंस के लिए जरूरी होता है, लेकिन जो स्वेटिंग होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी के अंदर थर्मो रेगुलेशन को बैलेंस करने में काम आता है। तो थर्मो रेगुलेशन को ये बैलेंस करता है, इसलिए जो हमारे स्वेटिंग है ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट नहीं होगा। यानी अनडाइजेस्टेड फूड और जो हमारा जो स्वेटिंग है ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड डेफिनेटली एक्सक्रीशन में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बताती हूँ कि एक्सक्रीशन होता क्या है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सेल में ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट जो हार्मफुल है हमारे लिए वो बनता है। लेकिन इसके साथ साथ ही सेल के अंदर हम सब जानते हैं कंटिन्यूसली मेटाबॉलिक प्रोसेस होती रहती है। जो सेल है उसके अंदर कंटिन्यूसली बायोकेमिकल प्रोसेस होती है। तो इस मेटाबॉलिक या बायोकेमिकल प्रोसेस के में कई हार्मफुल सब्सटेंस बनते हैं। बहुत सारे हार्मफुल केमिकल टॉक्सिक सब्सटेंस बनते हैं, जो मेनली होते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल। ये हमारी बॉडी में, हमारी सेल में एक्यूमुलेट नहीं हो सकते, ये बहुत हार्मफुल होते हैं। तो हमारी बॉडी को इसको बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। ये जो है रिमूवल ऑफ टॉक्सिक केमिकल हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट है, इसको निकालने की प्रोसेस होती है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो होता है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये हमारे बॉडी में होम्योस्टैटिक बैलेंस बनाने में काम करता है। तो ये जो है रिमूवल ऑफ हार्मफुल केमिकल टॉक्सिक substances, especially nitrogenous waste from our body is called excretion.
अब आप सब जानते हैं कि ह्यूमन के अंदर और जितने भी हायर एनिमल्स हैं उनके अंदर वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। तो ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ये जो है ये बहुत वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम है। आप पहले डायग्राम हम देख लेते हैं, मैं आपको इसको डिटेल में समझा देती हूँ। आप जैसे देख रहे हो एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब जो ह्यूमन है और जितने भी हायर मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है उनमें वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। आपको डायग्राम में मैं दिखाऊंगी, लेकिन उसके पहले आपको ये समझना जरूरी है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम क्या होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का, जैसे मैंने आपको बोला, जितने भी हार्मफुल केमिकल नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी में बनते हैं उन्हें रिमूव करता है ये। इसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है हमारी बॉडी में वाटर कंट्रोल, वाटर के रेगुलेशन को कंट्रोल करता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारे बॉडी में होम्योस्टैटिक बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। अब आप क्विकली डायग्राम देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम है। आप देख रहे हो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में पेयर ऑफ किडनी है, यानी 2 किडनीज है हमारे बॉडी। आप सिस्टम में देख रहे हो 2 किडनीज होती है। किडनीज जो होती है वो बीन शेप किडनीज होती है, जिसके अंदर रेड कलर की होती है क्योंकि इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। अब आप जैसे देख रहे हो कि यहाँ पर राइट किडनी, दोनों किडनी एक सिमेट्री में नहीं होती है। जो राइट किडनी है वो लेफ्ट किडनी से थोड़ा नीचे होती है, और ये जो किडनी है हमारे बैक साइड में यानी डॉर्सल एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है। ये जो किडनी है आप देख रहे हो, किडनी में बीच में से आप जैसे यहाँ देख रहे हो नॉच ऑफ हाइलम, आप जहां से 2 ट्यूब्स निकल रही है यूरेटर, इस पार्ट को हम कहते हैं नॉच ऑफ हाइलम, जहां से यूरेटर निकलती है। 2 ट्यूब्स निकल रही है जिन्हें हम यूरिनरी डक्ट या हम इसे कहते हैं यूरेट। ये 2 ट्यूब शेप का ब्लैडर होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर स्विंस्टर मसल्स होती है। ये जो स्विंस्टर मसल्स होती है ये यूरिन के कंट्रोल को रेगुलेट करती है। और बाद में आप लास्ट ओपनिंग देख रहे हैं यूरेथ्रा, जहां से यूरिन निकल जाती है। यूरिन रिमूवल की प्रोसेस को हम कहते हैं मिट्यूरेशन। तो आपको ये कंप्लीट क्लियर हो गया होगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आप डायग्राम में लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जैसे डायग्राम में देख रहे हैं रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन। रीनल आर्टरी जो रहती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, हम सबको पता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। लेकिन रीनल आर्टरी जो है सेल से ब्लड ऑक्सीजनेटेड तो होता है लेकिन इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, इसलिए हम इस ब्लड को कहते हैं डर्टी ब्लड। तो रीनल जो आर्टरी है वो नाइट्रोजनस वेस्ट वाला डर्टी ब्लड लाके किडनी में डाल देती है। ब्लड फिल्टर हो जाता है, ब्लड क्लीन हो जाता है। और आप जैसे देख रहे हैं रीनल वेन, रीनल वेन ये क्लीन ब्लड को, ये डीऑक्सीजनेटेड तो होगा लेकिन ब्लड के अंदर कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होगा। इस क्लीन ब्लड को वापस हार्ट से लेके वापस लेके चली जाती है। तो इस तरह से ये किडनी पूरा ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करता है। अब यहां पर हम 1 बाय 1 एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको कवर करूंगी किडनी। जैसे हम सब जानते हैं ह्यूमन के अंदर पेयर ऑफ किडनी होती है, यानी 2 किडनीज होती है। मैंने आपको बोला था ये बीन शेप की होती है, इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज, टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज होती हैं इसके अंदर। अब ये जो आप किडनीज देख रहे हैं नॉच ऑफ फाइलम रहता है जहां से यूरेटर निकलता है। ये जो किडनी होती है ये मेन फिल्ट्रेशन का काम करती है। आपने जब एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम देखा था तो दोनों किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। हालांकि एड्रिनल ग्लैंड एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है, लेकिन वो जो दोनों एड्रिनल ग्लैंड होती है वो किडनी के जस्ट ऊपर होती है। अब ये जो किडनी होती है इसका मेन 2 फंक्शन होता है। किडनी का क्या फंक्शन होता है? 2 फंक्शन होता है। किडनी का मेन फंक्शन होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी जो नाइट्रोजनस वेस्ट का ब्लड जो है जो रीनल आर्टरी इसके अंदर डाल देती है, किडनी में डाल देती है। किडनी के अंदर जो टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज होती है वहां पर ये सारा का सारा नाइट्रोजनस वेस्ट का जितना भी ब्लड है वो क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पर जो है किडनी जो है फिल्ट्रेशन का काम करती है, जिसे हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, किडनी जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम करती है। अब ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? हमारे बॉडी के अंदर जो वाटर है और इलेक्ट्रोलाइट्स है, यानी जो आयंस है, इस आयंस का रेगुलेशन भी
किडनी करती है। तो यदि आपको एग्जाम में आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम के फंक्शन, तो आपने कहना है कि नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूवल और वाटर कंट्रोल। लेकिन यदि किडनी की बात करते हैं तो किडनी के दो फंक्शन होते हैं, अल्ट्राफिल्ट्रेशन और दूसरा क्या होता है, ऑस्मोरेगुलेशन। तो आपको ये किडनी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आप देख रहे हैं किडनी में जो बीच में नॉच ऑफ हाइलम है, वहां से जैसे मैंने आपको बोला था यूरेटर निकलती है और बाद में ये यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट हो जाती है। अब हम यहाँ पर आप इसका ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं किडनी का। तो आप यहाँ देखिए, जैसे आप देख रहे हो किडनी का जो आउटर रीजन है इसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स, जो डार्क रीजन होता है इसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और बीच में जो रीजन है, जो लाइट रीजन है, यहीं पर पिरामिड शेप में टफ्ट ऑफ आर्टिलरीज होती है, तो इसे हम कहते हैं मेड्यूला। यहीं पर सारी आर्टरीज का पिरामिड शेप में टफ्ट होता है। तो आपको ये इसका क्रॉस सेक्शन पता लग गया होगा, और ये जो बीच का पार्ट है जहां से यूरेटर निकलता है इसे हम कहते हैं नॉच ऑफ हाइलम। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने किडनी पढ़ा, अब हम इसको डिटेल में किडनी को पढ़ते हैं। तो आप देखिए कि ये आप जैसे डायग्राम में देख रहे हैं, ये नेफ्रॉन है। आप जो देख रहे हैं किडनी जो है ये मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। किडनी के अंदर नेफ्रॉन का पूरा नेटवर्क होता है। तो ये जो नेफ्रॉन है ये किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ये 1 मार्क में बच्चों आता है क्वेश्चन। जो नेफ्रॉन होता है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। तो अब हम इसको हम एक सिंगल नेफ्रॉन लेके हम इसको समझेंगे। पहले आप डायग्राम देख लीजिए। चलिए अब मैं आपको यहां से एक्सप्लेन करती हूं। अब हम सिंगल नेफ्रॉन देख रहे हैं। अब जैसे आप सिंगल नेफ्रॉन में देख रहे हैं ये रीनल आर्टरी है। मैं यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी। जो मेन आर्टरी है हमारी एओर्टा, जो एओर्टा है ये डिवाइड होकर रीनल आर्टरी में ब्रांच हो जाती है। और रीनल आर्टरी की जो ब्रांच होती है एफरेंट आर्टरी, याद रखना एफरेंट आर्टरी वो लेके आती है डर्टी ब्लड यानी नाइट्रोजनस वेस्ट का जो भी ब्लड है, और वो डाल देती है किडनी में। अब हम ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये सिंगल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। अब ये जो नेफ्रॉन होता है ये 2 पार्ट से बना होता है। आप यहां पर देख रहे हैं ये कप शेप पार्ट है, आप यहां ऊपर देख रहे हैं ये कप शेप पार्ट है। इस कप शेप पार्ट को हम कहते हैं बोमन्स कैप्सूल। ये जो कप शेप पार्ट है इसको हम कहते हैं बोमन्स कैप्सूल। और यहां पर आप देख रहे हैं ये कंप्लीट ट्यूब है, ये बोमन्स कैप्सूल, बोमन्स कैप्सूल एंड आप जो देख रहे हैं टिब्यूल, ये दोनों मिलके बनाते हैं नेफ्रॉन। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है जिसे हम बोमन्स कैप्सूल कहते हैं, और दूसरा ये टिब्यूल है, ये दोनों मिलके बनता है, ये दोनों नेफ्रॉन के पार्ट होते हैं। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। अब आप ये जो कप शेप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसके अंदर पूरा कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होती है, और इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। एक्चुअली ये ग्लोमेरुलस ही होता है जो फिल्ट्रेशन का काम करता है। तो आप देख रहे हैं कि जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होता है इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। अब आप इसको डिटेल में हम देखेंगे। ये हो गया हमारा बोमन्स कैप्सूल, ये हो गया हमारा ग्लोमेरुलस, ये हो गया हमारा टिब्यूल, जो टिब्यूल आगे जाके मिलता है यूरिनरी डक्ट में। अब हम इसका मैकेनिज्म क्विकली समझ लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी है रीनल आर्टरी, यानी रीनल आर्टरी में मैंने आपको बोला था एफरेंट आर्ट्रियोल, ये जो है डर्टी ब्लड मतलब जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट से मिला हुआ ब्लड आता है, ये आके ये डाल देता है ग्लोमेरुलस पार्ट में। अब आप सबको पता है कि ह्यूमन के अंदर यूरिया सबसे ज्यादा, नाइट्रोजनस वेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यूरिया होता है जो बहुत हार्मफुल होता है। अब ये जो रीनल आर्टरी ने यहां पर डाल दिया नाइट्रोजनस वेस्ट, ये पूरा का पूरा टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होता है, यहां पर फिल्ट्रेशन होता है। अब यहां पर क्या होता है, जो बिग मॉलिक्यूल्स है यानी आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, या जो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स है वो ये ऊपर ही रह जाते हैं। अब ये जो आप नीचे देख रहे हो, अब यहां से जो ब्लड है फिल्टर होके इधर आ जाएगा, इसको यहां पर जो कलेक्ट हो जाएगा इसको हम कहेंगे फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट यहां पर कलेक्ट हो जाएगा। अभी ये यूरिन नहीं है, ये फिल्ट्रेट है, यहां पर कलेक्ट हो जाएगा, ये फिल्ट्रेट है। ये फिल्ट्रेट इसलिए क्योंकि इसके अंदर अभी बहुत इंपॉर्टेंट, जब ब्लड यहां से जब फिल्टर होता है ब्लड, तो ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ साथ बहुत स्मॉल इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स है, जैसे ग्लूकोज है, एमिनो एसिड्स है, कुछ एक्स्ट्रा सॉल्ट्स है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी इसके साथ फिल्टर हो जाते हैं और ये फिल्ट्रेट में
कलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन इसका रिमूवल तो हमारे लिए हार्मफुल है, क्योंकि हमारे बॉडी के लिए तो वो जरूरी है। तो अब क्या होता है, ये जो फिल्ट्रेट है, अब ये फिल्ट्रेट कहां पर आया, टिब्यूल में। आप जैसे ये टिब्यूल देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो टिब्यूल है, इस टिब्यूल की जो वॉल है, यहां पर इसका हो जाता है रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक बार पहले एब्जॉर्प्शन हो गया है। अब यहां पर आप देखते हैं, यहां पर होता है रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन मतलब ये जो वॉल है आप देख रहे हो, इस वॉल से जितने भी ग्लूकोज हैं, एमिनो एसिड्स हैं, सॉल्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। इसकी वॉल से बाहर निकल के कैपिलरीज के थ्रू ब्लड में मिल जाते हैं। तो अब ये जो हमारे पास रह गया, ये खाली नाइट्रोजनस वेस्ट वाला हार्मफुल सब्सटेंस से लेकर जो है वो फिल्ट्रेट रह गया। अब आप देख रहे हैं ये जो टिब्यूल है, ये एक यू शेप टिब्यूल है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसकी ये जो साइड होती है, इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। ये जो साइड है, इसकी लेफ्ट साइड जो है, इसको हम कहेंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। प्रॉक्सिमल मतलब ग्लोमेरुलस के पास में। यहां पर क्या होता है, जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल है, आप जैसे देख रहे हो यहां पर रीएब्जॉर्प्शन, ये पूरे के पूरे पार्ट में रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, इंपॉर्टेंट सब्सटेंस वापस ब्लड में मिल जाते हैं। अब आप बीच में यहां देख रहे हो, ये है हमारा लूप ऑफ हैनले। लूप ऑफ हैनले का एक्सक्रीशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लूप ऑफ हैनले जो है, जैसे मैंने आपको बोला था ऑस्मो रेगुलेशन, ये वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को बराबर रखता है। आप सब जानते हैं जैसे समर के अंदर स्वेटिंग होता है, तो हमारी बॉडी से वाटर कंटिन्यूसली बाहर निकलता जाता है। तो ये जो है लूप ऑफ हैनले वाटर को कम कर देता है, मतलब उस समय यूरिन ज्यादा बनने नहीं देता। लेकिन वही विंटर के अंदर, जब विंटर के अंदर स्वेटिंग कम होता है, तो हमारे बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर ज्यादा जरूरी है, तो ये लूप ऑफ हैनले ज्यादा वाटर बनने देता है। और इसके अलावा ये इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को भी रेगुलेट करता है। तो लूप ऑफ हैनले का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब यहां से जो आया, जो भी हमारा लिक्विड है जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो लूप ऑफ हैनले से आता है यहां पर। इसको हम कहते हैं, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल है, ये डीसीटी, डिस्टेंट कॉन्वोलेटेड टिब्यूल, मतलब जो इससे बहुत दूर है। अब ये जो डिस्टेंट या डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल है, इसके अंदर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर होता है टिब्यूलर सिक्रिएशन। यहां पर आपने देखा था रीएब्जॉर्प्शन हुआ था, पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल में रीएब्जॉर्प्शन हुआ था। डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल में होता है टिब्यूलर सिक्रिएशन। टिब्यूलर सिक्रिएशन क्या होता है, आप सब जानते हैं, हम मेडिसिन लेते हैं या और भी हमारे कुछ बॉडी में कभी हार्मफुल वेस्ट बन गया जो यहाँ से नहीं निकल पाया, तो जब डीसीटी में जाता है तो वो सारा का सारा यहाँ पर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो इधर आ जाता है और इसमें मिक्स हो जाता है। तो डीसीटी का काम क्या हो गया, टिब्यूलर सिक्रिएशन। अब ये जो डीसीटी से जो अब ये पूरी की पूरी यूरिन फॉर्म हो गई है जिसके अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस है, और ये आगे ये ज्वाइन हो जाती है यूरिनरी डक्ट से और यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो जाता है, और आप सब जानते हैं ये उससे वहां से रिमूव हो जाता है। और जो क्लीन ब्लड है, यानी है तो वो डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन तो पहले रिमूव हो गई है, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन वो क्लीन ब्लड है, वहां पर नाइट्रोजनस जो भी हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट है वो प्रेजेंट नहीं है, वो सीधा जो हमारी रीनल वेन है वो ले जाती है और वापस हार्ट से के थ्रू बॉडी के पार्ट्स तक निकल जाती है फिर। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम आगे देखेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स में जैसे मैंने अभी हमने देखा, ह्यूमन के अंदर मेन जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो यूरिया। अब आप सबको ये पता होना चाहिए, यूरिया जो है लिवर के अंदर जो प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट नहीं होता, तो अनडाइजेस्टेड प्रोटीन है वो बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि लिवर के अंदर आप सबको याद है बाइल जूस बनता है, बाइल जूस के अंदर होता है बिलिरुबिन। तो ये जो बिलिरुबिन होता है ये भी हार्मफुल, जो एक्स्ट्रा बिलिरुबिन होता है, एक्स्ट्रा बाइल जूस होता है, ये भी यूरिया के साथ आ जाता है। और ये बिलिरुबिन के प्रेजेंस की वजह से आप सब जानते हैं यूरिन का कलर लाइट येलो कलर का होता है, क्योंकि बिलिरुबिन जो है वो येलो कलर का, हम सबको पता है बाइल जूस जो है वो लाइट येलो कलर का लिक्विड होता है। तो ये जो आपने देखा ह्यूमन के अंदर जो हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो यूरिया। अब हम बात करेंगे अमीबा। अमीबा हम सब जानते हैं यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो वाटर बॉडी में रहता है। इसके अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड, मेन जो इसका ये है वो कार्बन डाइऑक्साइड है जो डिफ्यूजन के थ्रू बाहर निकल जाता है। इसके अलावा आपको याद होगा कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो वैक्यूल होता है, वैक्यूल भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर होके बाहर निकल जाती है। प्लस बेसिकली यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड
से डिफ्यूजन के थ्रू निकल जाती है। अब हम बात करेंगे अर्थवर्म। अर्थवर्म के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है नेफ्रीडिया, इसका नाम है नेफ्रीडिया, और इसके अंदर अर्थवर्म के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो होता है अमोनिया। अब इसके बाद हम बात करेंगे कॉकरोच की। कॉकरोच के अंदर जो है वो यूरिक एसिड। कॉकरोच के अंदर जो होता है नाइट्रोजनस वेस्ट होता है यूरिक एसिड, और कॉकरोच में माल्पीगियन टिब्यूल्स होते हैं जहां से ये इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, जहां से ये निकलता है। इसके बाद हम बर्ड्स की बात करेंगे। बर्ड में भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है यूरिक एसिड। जितने भी इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट्स के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो होता है अमोनिया। तो आपको ये सारे एक्सक्रीटरी पार्ट जो सिस्टम है एनिमल्स के अंदर क्या क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। एनिमल्स का आपको अभी इस साल डिटेल में नहीं है। अब हम एक बात देखते हैं कि किसी वजह से 2 किडनी में से 1 किडनी खराब हो जाती है तो पर्सन आराम से सरवाइव कर जाता है, लेकिन किसी वजह से रीनल फेलियर यानी किडनी फेलियर हो गया, ह्यूमन बींग्स की दोनों किडनीज खराब हो गई, तो ये जो किडनी फेलियर या रीनल फेलियर हो जाता है ये बहुत फेटल होता है। हम सब जानते हैं यदि किडनी फेलियर हो गया, किडनी का मेन क्या काम है? नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालना, उसको फिल्ट्रेट करना। तो यदि किडनी फेल हो गई तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, आप सब जानते हैं यूरिया वगैरह, ये हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। तो ये जितने भी केमिकल टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट है ये हमारे ब्लड में मिल जाएंगे और नेचुरली पूरे बॉडी में फ्लो करते रहेंगे, जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल यानी फेटल भी हो सकता है। तो जब रीनल फेलियर या किडनी फेलियर हो जाता है तो उस केस में 2 चीजें होती है। या तो हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट मतलब जो भी डोनर है उसकी किडनी से यदि जो भी रेसिपिएंट है जिसको भी किडनी चाहिए उसके इससे मैच होगी डोनर की किडनी, तो ये सर्जिकल प्रोसेस से किडनी ट्रांसप्लांट कर देते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड एंड सर्जिकल प्रोसेस है, बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है। लेकिन यदि ये भी सक्सेसफुल नहीं हुई, जो कॉमन आने वाली जो प्रोसेस है वो होता है डायलिसिस। डायलिसिस में क्या होता है? डायलाइजर ये एक आर्टिफिशियल मशीन होती है, हम इसे कह सकते हैं आर्टिफिशियल किडनी। आप जैसे डायग्राम में देख रहे हो ये एक डायलाइजर है। यहाँ पर क्या करते हैं, जो भी पर्सन है जिसका किडनी फेल है, किडनी फेलियर है, उसकी जो जैसे आप देख रहे हो उसके आर्टरीज को हम ज्वाइन कर देते हैं। आप देख रहे हो कॉइल ट्यूब होती है। ये जो कॉइल ट्यूब है ये बनी होती है सेल्यूलोज की। ये जो सेल्यूलोज की बनी होती है और हम इसे पोरस बना देते हैं। अब आप इसके अंदर जो सोल्यूशन देख रहे हो ये हम पूरा इंपॉर्टेंट, जैसे हम ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, जिस तरह से ह्यूमन बीइंग के अंदर जो प्रॉपर रेगुलर इसमें काम होता है वो हम इसके अंदर इस सोल्यूशन में डाल देते हैं। अब जो डर्टी ब्लड है वो यहाँ से आर्टरीज से होते हुए इस ट्यूब से होकर जाता है, जो जिसके अंदर नाइट्रोजनस हार्मफुल सब्सटेंस है ये बाहर निकलता जाता है और आप जैसे देख रहे हैं डर्टी ब्लड बाहर निकल जाता है। और ये जो लिक्विड है जिसके अंदर हमने इंपॉर्टेंट ग्लूकोज है, एमिनो एसिड्स हैं, सॉल्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं, ये जो हमने डाले थे ये इसके अंदर जाते रहते हैं। ये जो है ट्यूब से जाते रहते हैं और ये ट्यूब आप देख रहे हो इसका दूसरा एंड कनेक्टेड है वेन के साथ। तो ये क्लीन ब्लड वेन में चला गया। ये पीरियोडिकली 15 डेज के बाद या 15 या पर 1 वीक के बाद जैसे पर्सन की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली ये करते हैं। तो ये जो है रीनल फेलियर के केसेस में हम या तो किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं या डायलिसिस का यूज करते हैं। चलिए अब हम इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। हम सब जानते हैं कि प्लांट्स स्टेशनरी होते हैं, प्लांट्स तो मूव करते नहीं है, लेकिन प्लांट्स के अंदर भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए रहती है। तो इस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में प्लांट्स के अंदर भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं जो उन्हें बाहर निकालना जरूरी होता है। तो प्लांट्स कैसे निकालेगा? प्लांट का तो कोई प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम तो होता नहीं है। तो हम फटाफट अब देख लेते हैं कि प्लांट्स के अंदर किस तरह से रिमूव होता है एक्सक्रीटरी जो भी सब्सटेंसेस है, किस तरह से रिमूव होंगे। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं फर्स्ट फोटोसिंथेसिस। हम सब जानते हैं कि ग्रीन प्लांट फूड बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब आप सब जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में ग्रीन प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सन की एनर्जी से फूड बनाते हैं, ग्लूकोज जो एनर्जी देता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको याद होगा ऑक्सीजन भी बनती है एज अ बाई प्रोडक्ट। प्लांट को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, प्लांट हमारी तरह ऑक्सीजन लेके ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज नहीं करते। प्लांट के अंदर ऑक्सीजन जो रहता है ये एक्सक्रीटरी एज अ मतलब हार्मफुल प्रोडक्ट रहता है।
प्लांट उसे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में स्टोमेटा के थ्रू, जब स्टोमेटा के ऊपर वाटर का प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, और जब ओपन हो जाते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल जाती है। ये ड्यूरिंग डे टाइम होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस डे टाइम में होती है। अब हम दूसरी बात करेंगे, रेस्पिरेटरी वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं, प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं, सेम हमारी तरह ऑक्सीजन इन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं। लेकिन ये जो ऑक्सीजन, जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो ऑक्सीजन आ जाती है, CO2 बाहर निकल जाती है। तो ये जो है रेस्पिरेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, रेस्पिरेटरी वेस्ट प्रोडक्ट है, जिसे स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकाल देता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जब डे टाइम होता है, तो हम सब जानते हैं कि डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस पे प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड बहुत लार्ज अमाउंट में चाहिए रहती है। तो जो रेस्पिरेशन में लीफ, ग्रीन लीव्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो क्या करता है प्लांट, क्या करता है, लीव्स क्या करती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं जाने देती, वो फोटोसिंथेसिस में यूज करती है। लेकिन नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस नाइट टाइम में होता नहीं है, तो नाइट टाइम में रेस्पिरेटरी वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। अब हम थर्ड देख लेते हैं, वाटर वेपर्स। प्लांट के अंदर प्लांट 1 से 2% जो वाटर यूज करता है अपने फोटोसिंथेसिस के लिए और अपनी बाकी दूसरी एक्टिविटी के लिए। लेकिन जो एक्स्ट्रा वाटर है ये गार्ड सेल्स में, स्टोमेटा के गार्ड सेल्स में कलेक्ट होता जाता रहता है, स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं और ये बाहर निकल जाता है एक्सेस वाटर, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू प्लांट जो है एक्सेस वाटर निकालता रहता है। अब कई प्लांट के अंदर कई वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं जो लीव्स के अंदर, फ्रूट के अंदर और बार्क ऑफ ट्रीज में कलेक्ट हो जाते हैं। जब लीव्स डिटैच हो जाती है, फ्रूट गिर जाता है या पीलिंग ऑफ बार्क होता है, तो इसके साथ साथ ये वेस्ट प्रोडक्ट भी बाहर निकल आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कई वेस्ट मटेरियल गम, ऑयल, रेजिन के फॉर्म में प्लांट के अंदर स्टोर हो जाते हैं। अब इसके अलावा कई बार प्लांट क्या करता है, अपना वेस्ट मटेरियल डायरेक्ट सॉइल के अंदर डाल देता है। कुछ प्लांट्स के अंदर ये डायरेक्ट सॉइल में चले जाते हैं। इसके अलावा कुछ प्लांट्स जो ऐसे होते हैं जो अपना जो वेस्ट मटेरियल है सॉलिड के फॉर्म में, जिसे हम रेफिड्स कहते हैं, ये जो है आप जिमिकन या यम जो हम एग्जाम्पल जानते हैं, जिससे स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है, वहां पर कलेक्ट करते हैं। जब ये फ्रूट निकल जाता है तो इसके साथ साथ वेस्ट मटेरियल निकल जाता है। तो ये मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एक्सक्रीशन पूरा पढ़ा दिया है। उसके अंदर जो नेफ्रॉन का डायग्राम है, या आपने किडनी का देखा है, या ह्यूमन पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम एग्जाम में आता है। तो आप इसको पूरा, मेरे लास्ट में मैंने नोट शेयर किए हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए और पूरा का पूरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, 2-2, 3-3 बार देखिए। आप जितनी बार रिवाइज करेंगे आपको उतना ही आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे।